हेलो एंड वेलकम यू ऑल, दिस इज कावेरी पाटिल और आज हम लेकर आए हैं एमपीपीएससी के न्यू सिलेबस पर बेस्ड एक बहुत ही नया टॉपिक दैट इज एंशिएंट इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन, जिसमें आज हम लेक्चर 4 मिसलेनियस की बात करेंगे। इसके पहले हमने 3 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जिसमें हम लिटरेचर, साइंटिफिक एडवांसमेंट और फिलोसॉफी की बात की है। आपने अगर अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाइए और जल्दी से उन वीडियो को देखिए, और इसके साथ ही इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए पेन एंड कॉपी लेकर तैयार हो जाइए, बिकॉज आपको यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट्स मिलने वाले हैं जो सीधे एग्जाम में हिट कर सकते हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? तो आज हम पढ़ेंगे इंडियन कैलेंडर, इंडियन टेम्पल्स, कॉइनेज सिस्टम, केव्स एंड स्तूपास, जो बेसिकली मिसलेनियस टॉपिक्स है और हमारे एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन का एक बहुत ही बड़ा पार्ट रहे हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करेंगे हम टेम्पल से। टेम्पल्स जो है हमारे इंडिया में बहुत ही भव्य तरीके से बनाए गए हैं और इतने ज़्यादा जो यूनिक फीचर्स आपको टेम्पल्स में मिलते हैं, ऐसे एग्जाम्पल आपको थ्रू आउट द वर्ल्ड कहीं नहीं मिलते। ठीक है, अभी रिसेंट में राम मंदिर जो बनाया गया है वो इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट अगर हम करें तो इंडियन टेम्पल्स में सबसे पहला जो स्टाइल हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नगर स्टाइल ऑफ टेम्पल। इसको नगर शैली या नागर शैली के नाम से भी जाना जाता है। ये जो टेम्पल स्टाइल है ये नॉर्थ इंडियन टेम्पल स्टाइल है। ये आपको याद रखना है, कौन से टेम्पल स्टाइल है? नॉर्थ इंडियन। कितनी स्टेजेस हैं? एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, तो 5 स्टेजेस इस टेम्पल की आपको देखने को मिलती है। इसकी पहली स्टेज डेवलप हुई गुप्ता पीरियड में, गुप्त काल में इसकी पहली स्टेज डेवलप हुई। इससे आप एक और फैक्ट यहाँ पर जान सकते हो कि सबसे पहले टेम्पल कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो गुप्ता पीरियड से स्टार्ट हुआ। ये आपको याद रखना है, टेम्पल कंस्ट्रक्शन सबसे पहले गुप्ता पीरियड में स्टार्ट होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो इतने फैक्ट आप याद रखो। इसके अलावा दशावतार टेम्पल, पार्वती टेम्पल, ये फर्स्ट स्टेज ऑफ टेम्पल का एग्जाम्पल है जो गुप्ता पीरियड के आसपास बनना शुरू हुए थे। ओके, सो अब हम बात करते हैं नगर स्टाइल के जो टेम्पल्स हैं उनकी बनावट कैसी हुआ करती थी, या फिर उनका जो स्ट्रक्चर है उसके हर एक पार्ट को किस नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है। अभी रिसेंटली प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में एक टर्म पर्टिकुलरली पूछ लिया था जो मंदिर से रिलेटेड था, तो आपको सीधे टर्म एग्जाम में हिट कर सकते हैं, तो आपको याद रखना है। ओके, तो आप यहाँ पर एक टेम्पल का मॉडल देख रहे हैं। कोशिश कीजिए अगर आप नोट्स हाथों हाथ बना रहे हैं तो ये प्रॉपर मॉडल अपने कॉपी में बना लीजिए और उसके जो नाम मैं यहाँ पर बता रही हूँ उसको आप लिख लीजिए। ओके, तो देखो सबसे पहले जब हम टेम्पल की बात कर रहे हैं, सबसे नीचे वाला जो पोर्शन है जिससे टेम्पल को बेस दिया जाता है, इसको कहा जाएगा जगती। क्या कहा जाएगा? जगती। ये आपको याद रखना है। जगती के ऊपर से हम टेम्पल को बनाने की शुरुआत करेंगे, जगती को एज अ बेस हम रखेंगे। जो टेम्पल बनाने की शुरुआत हम कर रहे हैं उसके अंदर सबसे पहले हम चढ़ने उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाएंगे। ओके, तो ये आपको याद रखना है, जगती है उसके ऊपर चढ़ने उतरने के लिए सीढ़ियाँ वाला पार्ट है। उसके ऊपर अगर आप देखो तो यहाँ पर एक एंट्रेंस गेट आपको देखने को मिलेगा। एंट्रेंस गेट के आगे अगर आपने विजिट किया है टेम्पल्स में तो आपने देखा होगा कि कुछ द्वारपालों की इमेजेस को इनग्रेव किया जाता है। तो यहाँ पर ये भी आपको याद रखना है कि गेट के दोनों ओर क्या होंगे? द्वारपाल के स्कल्पचर्स होंगे और इन्हीं द्वारपालों को मिथुन नाम से भी जाना जाता है। तो द्वारपाल, मिथुन, यक्ष, ये नाम से भी आपको बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कौन है। तो बेसिकली ये कौन है? तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो आपकी बॉडी को प्यूरिफाई करने का काम करेंगे, ताकि आप जब मंदिर में एंटर करें तो आपकी प्योर सोल एंटर हो। ठीक है, ये हिंदुइज्म के अंदर बताया गया है। तो आपको याद रखना है कि हम सीढ़ियों से चढ़े, हमको एक एंट्रेंस गेट मिला, एंट्रेंस गेट के दोनों ओर कुछ इमेजेस बनी हुई हैं, उन इमेजेस को द्वारपाल, यक्ष या फिर मिथुन नाम से हम जानते हैं। ठीक है, जो बॉडी को प्योर करने का काम करेंगे। उसके बाद आप एंटर करते हैं एक हॉल में। इस हॉल को क्या कहा जाएगा? तो इस हॉल को कहा जाएगा मंडप। ये आपको याद रखना है। मंडप में क्या किया जाएगा? तो मंडप एक प्रकार का प्रेयर हॉल होता है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। मंडप में जब आपने एंटर किया तो यहाँ पर जो मेन श्राइन वाला पार्ट है, जहाँ पर मेन भगवान की मूर्ति रखी जाएगी, उसको कहा जाएगा गर्भगृह। क्या कहा जाएगा? गर्भगृह। तो गर्भगृह में भगवान की मूर्ति होती है, मंडप में प्रेयर हॉल होता है जिसमें लोग मूर्ति के सामने खड़े होंगे।
और प्रार्थना वगैरह या फिर पूजा पाठ वगैरह करेंगे। ठीक है, मंदिर के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो एक कोनिकल शेप का होता है, और ये जो पर्टिकुलर कोनिकल शेप है इसको क्या नाम से जाना जाता है? शिखर। याद रखना है आपको, शिखर नाम से इस पर्टिकुलर कोनिकल शेप को कहा जाएगा। इसके साथ साथ ऐसे ही कुछ छोटे छोटे शिखर आपको मंडप के ऊपर भी देखने को मिल जाएंगे। ओके, और यहाँ पर अगर आप देखो तो ये आपको देखने को मिलेगा कि जो गर्भगृह के अंदर जो मूर्ति प्लेस है वो बिल्कुल एक तरीके से शिखर के साथ सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन यहाँ पे बनेगा उसके साथ एक सीधा एंगल बना रही है। ये एक एक्सेस पर बेसिकली लोकेटेड होता है। और इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है, शिखर के ऊपर एक इस प्रकार का कलश लोकेट होता है जिसको हम बोलते हैं अमलक। क्या बोलते हैं? अमलक। अमलक के ऊपर कलश होगा और कलश के ऊपर जो है वो ध्वज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक बड़ा कलश है जिसको अमलक कहा जाएगा। ठीक है, जो जनरली मेटल का बनता है, उसके ऊपर एक कलश आपको देखने को मिलेगा जो प्रॉपर कलश के शेप में होगा और उसके ऊपर आपको ध्वज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी तक हमने नगर शैली में किन किन शब्दों के बारे में डिस्कस किया? तो हमने जगती की बात की, जो प्लेटफॉर्म है, हमने एंट्रेंस की बात की जहाँ पर यक्ष, यक्षिनी, द्वारपाल या फिर मिथुन आपको देखने को मिलेंगे। हमने हॉल की बात की जो प्रेयर हॉल होगा जिसे मंडप कहा जाएगा। हमने गर्भगृह की बात की जिसके अंदर मेन डीटी या फिर जो मेन भगवान है उनको प्लेस किया जाएगा। जो भगवान जहाँ पे प्लेस किए गए हैं उसके ऊपर एक कोनिकल शेप बनाया जाएगा जिसे शिखर कहा जाएगा, और इन शिखर के ऊपर अमलक, कलश और ध्वज आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे और ये वाला जो डायग्राम है वो आपने बना लिया होगा। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। यहाँ पर जब हम नगर स्टाइल की बात करते हैं तो ऐसा नहीं कि नगर स्टाइल हर जगह पर सेम ही है। नगर स्टाइल के रीजनल डिफरेंसेस आपको मिल जाएंगे। हर जगह पर अपने हिसाब से नगर स्टाइल को कन्वर्ट किया गया है। इसमें आज हम दो स्टाइल की डिस्कशन करेंगे। एक है खजुराहो स्टाइल जो आपके एमपी का भी पार्ट है, और एक है कलिंग या फिर उड़ीसा स्टाइल जिसमें एक बहुत फेमस टेम्पल आता है जो आपका है जगन्नाथपुरी। ठीक है, तो ये दो स्टाइल के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो जैसे हम लोगों ने बात की कि यहाँ पर भी एक जगती आपको देखने को मिलेगा। ये आप देख पा रहे होंगे, इसको क्या कहा गया है? जगती कहा गया है। जगती है प्लेटफॉर्म। आपको जनरली देखने को मिलता है खजुराहो के टेम्पल में जगती ज़्यादा बड़ा है। क्वेश्चन अगर ऐसा पूछा गया आपसे कि ज़्यादा बड़ा अगर जगती है तो ये क्या इंडिकेट करता है? तो ऐसा बोला जाता था कि जब राजा बेसिकली अपनी पावर को शो करना चाह रहा है तो जितना बड़ा जगती वो बनाएगा उतना पावरफुल राजा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बड़ा जगती इंडिकेट करता है जिसमें राजा शो करना चाह रहा है कि वो ज़्यादा पावरफुल है। जगती के ऊपर आपको एक मंडप देखने को मिल रहा है। ठीक है, जैसे हमने वहाँ पर भी बात की थी कि मंडप के ऊपर भी आपको कुछ शिखर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये जो मंडप है ना, ये मंडप का अगर आप ग्राउंड प्लान देखेंगे तो ग्राउंड प्लान कुछ ऐसा रहेगा। ये एंट्रेंस गेट होगा, ये मंडप इस प्रकार से आगे जाएगा। तो आप अगर देखो तो ये वाला जो मंडप है उसका साइज जो है वो थोड़ा नैरो है, तो इसी वजह से इसको अर्ध मंडप कहा गया है। ये आप याद रखो। मतलब खजुराहो के स्टाइल में आपको इस प्रकार का एक प्लान देखने को मिलेगा जिसमें मंडप का इस एंट्रेंस वाला पार्ट छोटा है और उसे अर्ध मंडप कहा गया है। अर्ध मंडप से जब आप एंटर करेंगे तो आप जो है मेन मंडप में प्रवेश करेंगे जो आपका प्रेयर हॉल रहेगा। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर बीच में क्या है? अंतराल है। अंतराल क्या है? तो बेसिकली हमने जब बात की कि ये तो मंडप हो जाएगा, मंडप के बाद इधर क्या आता है? गर्भगृह आता है। गर्भगृह और मंडप के बीच वाला जो हिस्सा है जो एक तरीके से पैसेज के रूप में जाता है, एक चलने का रास्ते के रूप में जाता है, उसे कहा जाएगा अंतराल। तो अर्ध मंडप, ये अर्ध मंडप हो गया, ये महामंडप हो गया, ये मंडप हो गया और महामंडप हो गया, और इसको क्या कहा जाएगा? अंतराल कहा जाएगा। और यहाँ पर आपका आएगा गर्भगृह। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर एक और चीज़ आप जब नोटिस करते हैं तो आपको देखने को मिल रहा है कि ये तो शिखर है जो हमने पिछली स्लाइड में भी देखा। अब यहाँ पर जो शिखर है, शिखर के आगे भी कुछ शिखर बने गए हैं, और ये जो शिखर है इनके अलग अलग नाम है। जैसे ये तो मेन शिखर हो गया, सब्सिडियरी शिखर को कहा गया है उरुश्रृंग। पूछा जा सकता है कि उरुश्रृंग क्या है? तो उरुश्रृंग क्या है? शिखर के ऊपर जब शिखर लोकेटेड है तो दैट इज कॉल्ड उरुश्रृंग। ठीक है, फिर आप यहाँ पर ये अमलक देख सकते हैं।
जो बड़ा कलश मैंने आपको बोला था, उसके ऊपर कलश है और उसके ऊपर क्या है, ध्वज है। इसके साथ साथ इसी गर्भगृह के आसपास आपको प्रदक्षिणा पथ भी मिल जाएगा। ओके, बेस प्लेटफॉर्म को इन्होंने क्या बोला है, आदि स्थान। आदि स्थान कहा गया है बेस प्लेटफॉर्म को, ठीक है। और आप जनरली देखते हो कि जो टेम्पल्स होते हैं नगर शैली के, इसमें जो एंट्रेंस होता है उसका डायरेक्शन ईस्ट की तरफ होता है, बिकॉज ऐसा माना जाता है कि जो सूर्य की किरणें हैं वो सीधे डीटी पर पड़े, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, क्या क्या वर्ड्स हमने यहाँ पर पढ़े, ठीक है। खजुराहो स्टाइल और क्यों फेमस है, तो खजुराहो स्टाइल फेमस है अपने इरोटिक स्कल्पचर्स के लिए। अब इरोटिक स्कल्पचर्स क्या होते हैं और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, आपको ये पढ़ के आना है, ठीक है। और किस डायनेस्टी ने बनाया ये तो सभी लोगों को पता है, चंदेल डायनेस्टी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट पे मूव करते हैं जो है हमारा कलिंग स्टाइल और उड़ीसा स्टाइल ऑफ टेम्पल। यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर एक डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको ये देखने को मिल रहा है कि जनरली जो शेप है मंडप के ऊपर वाले शिखर का वो वैसा ही होता है जैसे मंडप जो बेसिक नॉर्मल शिखर का होता है ना। जैसे आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर जो है शेप जनरली सेम है, बट यहाँ पर आपको एक कोनिकल शेप मिलेगा प्रॉपर वाला, और इस कोनिकल शेप को क्या कहा गया है, जगमोहन, ठीक है। जगमोहन आप याद रखो, पिधा नहीं भी याद रखो के चलेगा क्योंकि पिधा एक लोकल उड़ीसी लैंग्वेज है, ठीक है। जगमोहन आप याद रखो जो इसे कहा गया है, पिधा इस पर्टिकुलर पोर्शन को कहा जाता है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, मंडप हो गया। और यहाँ पर अगर आप देखो तो ये जो बेसिकली शिखर है इसे कहा गया है रेखा देउल। इस रेखा देउल में आप देखोगे कि नॉर्मल शिखर जो होते हैं वो तो ऐसे होते हैं, ठीक है, बट ये शिखर जो है पहले इलोंगेटेड है और फिर थोड़ा सा स्लाइटली यहाँ पे बेंड है, ठीक है। इसी वजह से इसको जो रेखा देउल है इसको इलोंगेटेड शिखर भी कहा जाता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इलोंगेटेड शिखर भी कहा जाता है। यहाँ पर ये शिखर के अंदर 3 पार्ट आपको मिल जाते हैं, जिसमें बीच वाले पार्ट को राहापक कहा गया है। इस पार्ट को जो बेसिकली लाइंस ड्रॉ की गई है एक स्टाइल के फॉर्म में, उसे अमल कहा गया है, और जो 2 लाइंस के बीच वाला एक खाली पोर्शन है उसे भूमि कहा गया है। ये वर्ड्स आपको एज इट इज एग्जाम में आ सकते हैं, आपको याद रखने हैं, ठीक है। यहाँ पर जो शिखर और गर्भगृह के बीच का एक बेसिकली एक आप पट्टी देख रहे हो, इसको जंग कहा गया है। शिखर की जो बेसिकली शिखर के नीचे वाला पोर्शन है जहाँ पर आप गर्भगृह देखोगे, यहाँ पर इसको बरंडी कहा जाएगा, नीचे वाले पोर्शन को जंग कहा जाएगा, और जो सबसे नीचे वाला पोर्शन है जो हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म जैसा था खजुराहो में जिसे हम जगती बोल रहे थे, वहाँ पे इसको पिस्ता कहा जाएगा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स ये आपको मिलेंगे। पूरा जो शिखर का पोर्शन है उसको गेंडी कहा जाएगा, और जो गर्भगृह का पोर्शन है उसको बड़ा कहा जाएगा, ठीक है। आपको ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आगे मूव करते हैं। आई होप आपको नगर स्टाइल के टेम्पल और नगर स्टाइल के खजुराहो टेम्पल और उड़ीसा इस टेम्पल का जो है जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो आप समझ पाए होंगे। ये भी याद रखिए, कलिंगा स्टाइल किसने बनाया, तो ये बनाया गंगा डायनेस्टी ने। गंगा डायनेस्टी कौन सी डायनेस्टी थी, तो ये एक मिडिएवल पीरियड की डायनेस्टी थी जो एक राजपूत डायनेस्टी हुआ करती थी, ठीक है, और जिनका क्षेत्र कौन सा था, उड़ीसा था, ठीक है। तो यहाँ पर हम नगर स्टाइल को एंड करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा और पूरी टर्म्स आपने नोट डाउन की होगी। चलो हम जाते हैं द्रविड़ा स्टाइल पर। तो जैसे साउथ इंडियन स्टाइल को नगर कहा जाएगा, वैसे ही नॉर्थ इंडियन स्टाइल को नगर कहा जाएगा, साउथ इंडियन स्टाइल को द्रविड़ कहा जाएगा। तो द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल इनिशिएट हुआ पल्लवा पीरियड के दौरान। पल्लवा पीरियड एक साउथ इंडियन डायनेस्टी थी जो बेसिकली तमिलनाडु और केरला के कुछ पार्ट्स में आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये जो डायनेस्टी है इसमें 3 स्टेजेस आपको देखने को मिलेगी, जिसमें महेंद्र वर्मन, नंदी वर्मन और राजसिम्हा इनके द्वारा कुछ स्टार्टिंग की गई। जब इन तीनों ने पल्लवा पीरियड में इसकी स्टार्टिंग की तो ये जो टेम्पल्स हुआ करते थे वो हुआ करते थे रॉक कट टेम्पल।
रॉक कट टेम्पल का मतलब क्या होता है? तो जो टेम्पल्स एक बड़े से पहाड़ को कट करके बनाए जाते हैं उसको कहा जाएगा रॉक कट टेम्पल। तो आपसे पूछा जाएगा कि रॉक कट टेम्पल किस पीरियड में बनाए गए, तो याद रखना पल्लवा पीरियड में बनाए गए। द्रविड़ आर्किटेक्चर की जो शुरुआत है वो किसके द्वारा की गई? तो पल्लवास के द्वारा की गई। बट ये फैक्ट आपको याद रखना है कि द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर अपने क्लाइमेक्स पर पहुंचा चोला पीरियड के दौरान। जो मेन डिज़ाइन आज के टाइम पे हम साउथ इंडिया में देखते हैं वो चोला पीरियड के दौरान बनना स्टार्ट हुई, ठीक है। और यहाँ पर स्पेसिफिकली आपको याद रखना है राजा राजा चोला और राजेंद्र चोला का पीरियड, ठीक है। राजा राजा चोला ने एक बहुत फेमस टेम्पल बनाया है जिसे कहा जाएगा राज राजेश्वर टेम्पल। इस राज राजेश्वर टेम्पल की खास बात ये थी कि एक तो ये राजा राजा चोला के नाम पर बनाया गया है, बट इसमें एक मूर्ति भी थी जो शिव जी की थी जिसका नाम राज राजेश्वर था, ठीक है। इससे आपको ये भी समझ में आता है कि राजा अपनी पावर को शो करने के लिए भी टेम्पल बनाता था जिसमें वो अपना नाम वहाँ पर दे रहा है, ठीक है। तो ये जो है राज राजेश्वर टेम्पल, एक टेम्पल है बृहदेश्वर टेम्पल, ये भी इसका एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है। तो बृहदेश्वर टेम्पल, राजराजेश्वर टेम्पल, ये एग्जाम्पल है द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल का। चलो टेम्पल के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो बेसिकली ये जो टेम्पल होते हैं इनके स्ट्रक्चर थोड़े डिफरेंट होते हैं। आप जब नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स में प्रवेश करते हैं तो कोई बाउंड्री वॉल आपको देखने को नहीं मिलती, बट यहाँ पर आपको एक बाउंड्री वॉल का कंसेप्ट देखने को मिलेगा। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि टेम्पल की शुरुआत यहाँ पर हुई है, बट उसका जो मेन गेट है जिसे क्या कहा गया है गोपुरम, उसकी शुरुआत बहुत आगे से हो गई है और यहाँ पर से क्या बनेगी, इसकी बाउंड्री बनेगी। तो गोपुरम हो गया आपका मेन एंट्रेंस गेट, उसके साइड में है बाउंड्री। गोपुरम से होते हुए आपको एक वाहन मिलेगा, ठीक है। वाहन यहाँ पर मंदिर के बाहर लोकेटेड है। ये वाहन जैसे आप नंदी का देख सकते हैं, वाहन मिलेगा। वाहन से आगे बढ़ते हुए आप एंटर करेंगे मंडप में। मंडप शब्द दोनों में सिमिलर आपको मिलेगा। मंडप वहाँ पर भी कहा जा रहा है, मंडप यहाँ पर भी कहा जा रहा है। उसके बाद गर्भगृह नेम भी सिमिलर है। डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये है कि जो हमने वहाँ पे बात की थी कि इसको बोला जाएगा शिखर, पर साउथ इंडिया में इस पर्टिकुलर जो शिखर वाला पोर्शन है, या फिर आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, इसको बोला जाएगा विमान, ठीक है। पर ऐसा नहीं कि यहाँ पे शिखर नहीं है, विमान के ऊपर वाले पोर्शन को कहा जाएगा शिखर। क्लियर? सो ये वाला जो पोर्शन आपको देखने को मिल रहा है विमान के ऊपर वाला, इसे कहा जाएगा शिखर, जिसमें कलश और ध्वज भी शामिल होते हैं। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्लियर? चलो आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्तूप के बारे में। स्तूप जो है ये किससे रिलेटेड है? तो ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है और बहुत फेमस स्तूप है सांची स्तूप। आपने बहुत सारी जानकारी इसके बारे में ऑलरेडी एमपी में पढ़ी होगी। अभी हम हमारे हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्तूप के बारे में समझते हैं कि ये क्या होता है। तो स्तूप जो है बेसिकली इसके कुछ पार्ट्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। जैसे यहाँ पर अगर आप देखो तो ये आपको एक स्ट्रक्चर मिल रहा है जिसको कहा जाएगा तोरण। तोरण बेसिकली एक बाउंड्री वॉल के गेट को कहा जाएगा। तो ये चारों तरफ लोकेटेड होता है। तो एक नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट ये तोरण आपको देखने को मिलता है। जब हम एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पर एक बाउंड्री तो मिल ही रही है, बट यहाँ पर चढ़ने उतरने के लिए कुछ सीढ़ियाँ होंगी और आप यहाँ पर बेसिकली प्रदक्षिणा करते हैं, है ना। अब जब प्रदक्षिणा कर रहे हैं तो इसको क्या कहा गया है? एम्बुलेटरी पैसेजवे, ठीक है। आपको ये वाला वर्ड भी याद रखना है, एम्बुलेटरी पैसेजवे। अब यहाँ पर जिसके आसपास परिक्रमा की जा रही है वो एक इस प्रकार के एक शेप का है जो आपको एक तरीके से हाफ सर्कल या फिर सेमी सर्कल जैसा मिलता है। इसको क्या कहा जाएगा? डोम, ठीक है, या फिर इसको कहा जाएगा अंड। ओके, डोम के ऊपर क्या है? तो एक रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर है जिसे कहा जाता है हर्मिका। इसके ऊपर एक स्टिक है जिसे बोलते हैं यस्ती, और इस यस्ती के ऊपर 3
बेसिकली एक अम्ब्रेला टाइप स्ट्रक्चर है जिसे कहा जाएगा छत्र, है ना। छत्र से आप समझ सकते हैं अम्ब्रेला टाइप स्ट्रक्चर है। और इसके साथ साथ ही आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि जो 3 डंडियां है छत्र में, ये इंडिकेट करती है 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म। और ये 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म क्या है? तो धम्म, संघ एंड बुद्ध। बुद्धा, धम्मा एंड संघा आर द 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म। और जो छत्र है वो इंडिकेट करता है इन 3 ज्वेल्स को। याद रखना, यस्ती, हर्मिका, डोम जिसको अंडा भी कहा गया है ना, यहाँ पर एम्बुलेटरी पैसेजवे जिसकी प्रदक्षिणा की जाती है, प्रदक्षिणा पथ भी आप इसको बोल सकते हो। नीचे आपको मिलेगा तोरण। तोरण जो है चारों साइड में लोकेटेड है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है, ठीक है। अब आपको ये देखने को मिलता है कि जो तोरण है इसके ऊपर बुद्धिस्ट जातका स्टोरीज की डिज़ाइन है। बुद्धिस्ट जातका स्टोरीज को डिज़ाइन किया गया है, ये आपको याद रखना है। जातका स्टोरीज क्या होती है? तो जातका स्टोरी बुद्धा की पुनर्जन्म की या फिर उनकी बर्थ और डेथ से रिलेटेड कुछ बहुत सारी स्टोरीज का संग्रह है जो आपने बचपन में बहुत सुनी होंगी, बुद्धा वाली स्टोरीज। तो वो स्टोरीज को नरेट किया गया है प्रॉपर स्कल्पचर के फॉर्म में, है ना, जो आपको तोरण पे देखने को मिलता है। क्लियर? चलो, तो ये जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर ये तोरण है और ये तोरण पे पूरा जो है स्टोरी नरेशन है, ठीक है। इवन रेक्टेंगुलर तो है ही, ये वर्टिकल भी आपको देखने को मिलेगा, ओके। और ये जो है आपका बेसिकली अंडा वाला पोर्शन है ना, जो डोम है। फिर ये हर्मिका हो गया, ये यस्ती हो गया। यहाँ पर आपको एक छत्र देखने को मिल रहा है, इन जनरल आपको 3 छत्र भी देखने को मिल जाते हैं। और ये आपका प्रदक्षिणा पथ हो गया। क्लियर? चलो, नेक्स्ट हम बात करते हैं केव्स की। अब बेसिकली केव का मतलब होता है गुफाएं, बट हमारे एंशिएंट इंडिया में गुफाएं बस रहने तक ही सीमित नहीं थी। गुफाओं के अंदर बहुत सारी पेंटिंग्स और बहुत सारे अलग अलग आर्ट के एग्जाम्पल आपको मिल जाते हैं। तो इन गुफाओं में आज हम बात करेंगे अजंता केव्स की एंड एलोरा केव्स की। अजंता केव्स और जब हम बात करेंगे एलोरा केव्स की, इन दोनों में एक कॉमन पॉइंट ये है कि ये दोनों ही औरंगाबाद में लोकेटेड है। बट आपको दोनों में डिफरेंस ये याद रखना है कि अजंता केव्स जो है इसमें आपको ओनली बुद्धिस्ट पेंटिंग ही देखने को मिलेगी, इसमें बुद्धिज़्म का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। बट एलोरा केव्स जो है यहाँ पर आपको हिंदुइज़्म, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म तीनों के ही स्कल्पचर्स, तीनों के ही आर्ट फॉर्म्स, पेंटिंग्स देखने को मिलेंगे, ये आप याद रखें, ठीक है। यहाँ पर आप अगर देखें तो अजंता केव्स में योगदान किस किस डायनेस्टी का है? तो गुप्ता डायनेस्टी का और वाकाटक डायनेस्टी का। गुप्ता डायनेस्टी के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया कि गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पीरियड पे टेम्पल कंस्ट्रक्शन की शुरुआत हुई। गुप्ता डायनेस्टी और वाकाटक डायनेस्टी दोनों ही कंटेम्प्रेरी डायनेस्टीज थे और इनके पीरियड में ही अजंता केव्स के अंदर पेंटिंग की शुरुआत आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर बेसिकली जैन और हिंदू पेंटिंग नहीं है, यहाँ पर बस आपको बुद्धिस्ट पेंटिंग देखने को मिलती है। और बुद्धिस्ट पेंटिंग में स्पेशली क्या है? तो जातक टेल्स है, इसके बारे में अभी हमने आगे बात की। एमपी के अंदर बाघ केव्स है जिसको कहा जाएगा कि ये पुअर प्रोटोटाइप है अजंता केव्स का। बाघ केव्स के बारे में आपको और जानकारी निकाल कर लानी है और बिल्कुल इसको अच्छे से पढ़कर अपने नोट्स में ऐड करना है। बाघ केव्स धार में लोकेटेड है और इसके अंदर भी कुछ पेंटिंग्स मिलेंगी, उसमें भी आपको रंग महल मिलेगा। और रंग महल बेसिकली डिनोट करता है पेंटिंग के एक केव को, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग्स है। तो यही पेंटिंग्स आपको अजंता में भी देखने को मिली है, पर उसको पुअर प्रोटोटाइप बोला जाता है। मतलब इतनी अच्छी पेंटिंग्स नहीं है जितनी यहाँ पर अजंता केव्स में है, ठीक है। यहाँ पर जो इमेज आपको दिख रही है ये है किसकी? बोधिसत्व की। अब बोधिसत्व क्या होता है, इसके लिए आपका जो टॉपिक है ऑलरेडी एमपीपीएससी ने ऐड कर दिया है उसके सिलेबस में, तो उसमें हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो याद रखना, यहाँ पर आपको बुद्धिज़्म की पेंटिंग मिलेगी, बोधिसत्व की पेंटिंग मिलेगी और जातका टेल्स की पेंटिंग्स मिल जाएंगी, ओके। नेक्स्ट हम आते हैं एलोरा केव्स में। एलोरा केव्स में पेंटिंग्स
ज़्यादा फेमस ना होकर एक बहुत फेमस टेम्पल है, दैट इज़ कैलाशनाथ टेम्पल। ये कैलाशनाथ टेम्पल के बारे में कहा जाता है कि ये जिस प्रकार का टेम्पल है पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई स्ट्रक्चर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो ये किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये राष्ट्रकूट डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया है। राष्ट्रकूट डायनेस्टी में एक पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा बनाया गया है। ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको पढ़ के आएंगे, ठीक है। कैसे टेम्पल मिलेंगे आपको? रॉक कट टेम्पल मिलेंगे। रॉक कट टेम्पल जैसे हमने बात की थी कि एक बड़ा सा केव होगा या फिर बड़ा सा कोई रॉक होगा, उसको कट करके इंटरनली टेम्पल बनाया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कितना टफ टास्क ये लोगों के लिए होता होगा, ठीक है। तो रॉक कट के टेम्पल्स आपको एलोरा केव्स मिलेंगी। ये बुद्धिज़्म, हिंदुइज़्म और जैनिज़्म के लिए डेडिकेटेड आपको मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंडियन कैलेंडर। तो जैसे आप को ये पता है कि आप एक कैलेंडर यूज़ करते हैं जिसमें अभी मार्च मंथ चल रहा है ना। तो ये जो कैलेंडर है इसमें जनवरी फरवरी वाले मंथ होते हैं, उसको ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर में ये आपको शायद पता होगा कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ को बेस ईयर माना जाता है और उनके बर्थ के पहले के इवेंट को बीसी कहा जाता है, बर्थ के बाद के इवेंट को एडी कहा जाता है। ये तो आप लोगों को क्लियर है, ठीक है। वैसे ही कुछ इंडियन कैलेंडर्स की हमारी स्टार्टिंग हुई और इन इंडियन कैलेंडर्स के अंदर अगर आप देखो तो पहला कैलेंडर है विक्रम संवत। विक्रम संवत एक विक्रमादित्य राजा के द्वारा, किंग विक्रमादित्य के द्वारा स्टार्ट किया गया 57 बीसी में, 57 बीसी में। और ये क्यों स्टार्ट किया गया? आफ्टर ही गेन्ड विक्ट्री ओवर द शकाज। शकाज एक बहुत ही खूंखार ट्राइब थे, आप बोल सकते हो, जिन्होंने बिल्कुल नाक में दम करके रखा हुआ था सबके। तो इन शकाज को डिफीट किया विक्रमादित्य ने, और इसको मार्क करने के लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था ये कि शकाज को डिफीट किया इन्होंने, उसको मार्क करने के लिए इन्होंने 57 बीसी के दिन एक नया कैलेंडर लॉन्च किया। आपको याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है कि टेल अस दैट अकॉर्डिंग टू द विक्रम संवत अभी कौन सा ईयर चल रहा है। तो आपको ये पता होगा कि 57 बीसी में ये स्टार्ट हुआ। आप बेसिकली अभी जो ईयर है दैट इज 2024, उसमें जब आप 57 ऐड करेंगे, क्योंकि बीसी का इवेंट कहीं पर आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है, तो आपका विक्रम संवत के हिसाब से प्रेजेंट ईयर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। और ये भी आपको याद रखना है कि ये कैसे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो एक जैन बुक है जिसका नाम है कलकाकारी कथा, उसके द्वारा आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है, ओके। चलो नेक्स्ट है हमारा शक संवत। शक संवत शक ने स्टार्ट नहीं किया है, आपको वाला फैक्ट भी याद रखना है। शक संवत स्टार्ट किया गया है कनिष्क के द्वारा। कनिष्क किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? तो कनिष्क कुषाण डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, जो कि एक 2nd सेंचुरी की एक डायनेस्टी हुआ करती थी। और ये जो पर्टिकुलर शक संवत है ये किस ईयर में स्टार्ट हुआ? तो ये 78 एडी में स्टार्ट हुआ है ना। जैसे आप देख पा रहे हो अभी, जैसे हमने विक्रम संवत की बात की 57 बीसी में ये स्टार्ट हुआ है, शक संवत जो है वो 78 एडी में स्टार्ट हुआ है, हिजरी कैलेंडर 622 एडी में स्टार्ट हुआ है और ज़ोरास्ट्रियन कैलेंडर 632 एडी में स्टार्ट हुआ है। ये बिल्कुल आपको एज इट इज नंबर याद होने चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉइनेज सिस्टम की। तो इंडिया का जो कॉइनेज सिस्टम है वो आपको स्टार्ट देखने को मिलेगा लेटर वैदिक पीरियड से। लेटर वैदिक पीरियड में एक गोल्ड पीस यूज किया जाता था जिसे कहा जाएगा निष्क। तो निष्क वॉज स्टार्टेड एज एन कॉइनेज, बट इसको आप एकदम प्रॉपर फॉर्मल कॉइनेज सिस्टम नहीं बोल सकते हो। तो यहाँ पर जो प्रॉपर कॉइनेज सिस्टम है वो आपको मॉडर्न पीरियड से देखने को मिलेगा। और मॉडर्न पीरियड में जो कॉइन्स हुआ करते थे उसको कहा जाएगा पंच मार्क्ड कॉइन्स। बेसिकली इन सिक्कों को ढाला नहीं जाता था, इन पे पंचिंग की जाती थी और उससे कॉइन्स बनाए जाते थे, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये एग्जाम्पल है पंच मार्क कॉइन्स के, और ये जो है किस पीरियड में बनाए गए? तो एक बनाए गए मॉडर्न पीरियड में। इसके साथ साथ आपको ये याद रखना है कि इंडिया में सबसे पहले गोल्ड कॉइन को स्टार्ट करने वाली डायनेस्टी जो थी दे वर द इंडो ग्रीक। याद रखना, इंडो ग्रीक वर द फर्स्ट डायनेस्टी टू इशू द
गोल्ड कॉइन। इसके साथ साथ एक फैक्ट आप याद रखो कि इंडो ग्रीक्स ने सबसे पहले कॉइन मिंटिंग की शुरुआत की, ठीक है। सिक्कों को सबसे पहले ढालने की कला इंडो ग्रीक्स ने भारतीयों को सिखाई, ये आपको याद रखना है। कुषाण डायनेस्टी जिसके बारे में अभी हमने बात की, जिसमें कनिष्क थे और 78 एडी में उन्होंने अपना शक संवत स्टार्ट किया था। उन्होंने यहाँ पर सबसे प्योरेस्ट गोल्ड कॉइन स्टार्ट किए, सबसे प्योरेस्ट गोल्ड कॉइन कुशानाज ने स्टार्ट किए, याद रखना है आपको। और गुप्ता पीरियड में आपको लार्जेस्ट, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन देखने को मिलते हैं। तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स वर स्टार्टेड बाय द गुप्ताज। इसके साथ साथ ये जो एग्जाम्पल आप देख रहे हो ये क्या है, तो चंद्रगुप्त कुमार देवी टाइप कॉइन। चंद्रगुप्त जो है ये गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करते थे और इनकी वाइफ थी जिनका नाम था कुमार देवी। उनके कॉइन्स पर कुमार देवी और चंद्रगुप्त दोनों का ही पोर्ट्रेयल मिलता है, जो कि स्टार्ट करवाया था उनके बेटे समुद्रगुप्त ने। तो समुद्रगुप्त वॉज द सन ऑफ चंद्रगुप्त फर्स्ट और उन्होंने अपने मदर और फादर के कमेमोरेशन में कॉइनेज सिस्टम स्टार्ट करवाया, जिसमें मदर और फादर दोनों का ही पोर्ट्रेयल था। और ये जो है गोल्ड कॉइन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो आई होप कॉइनेज सिस्टम भी आपको समझ में आ गया होगा और आपने जितने भी लेक्चर में हमने बात की उन सभी पॉइंट्स को नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।